बहुत बहुत नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है उसका इफेक्ट हमारे एवरीडे लाइफ में क्या है, यानी जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका इफेक्ट हमारे एवरीडे लाइफ में क्या देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो ऑक्सीडेशन होता है उसका एवरीडे लाइफ में दो इफेक्ट देखने को मिलता है। पहला कोरोजन है, क्या है भाई? पहला है कोरोजन और दूसरा है रेंसिडिटी। ये दोनों को बहुत अच्छे से आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कोरोजन क्या होता है? कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई मेटल का सरफेस, ध्यान से गौर से सारी बातों को समझेंगे। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई मेटल का सरफेस जो होता है उसको ईट कर लिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन लाइक एयर एंड एसिड्स। ये सभी के द्वारा, मैं समझाता हूं, मॉइस्चर, एयर या एसिड, ये सभी के द्वारा अगर कोई मेटल का सरफेस खराब हो जाए, वो मेटल के सरफेस को ईट कर ले, तो ये जो प्रोसेस होती है वो कोरोजन कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया? और कोरोजन और रस्टिंग में थोड़ा अंतर है, आपके टीचर्स पूछ लेते होंगे। कोरोजन, देखो भाई, अगर कोरोजन लोहे के वस्तु में हो, अगर कोरोजन आयरन के ऑब्जेक्ट में हो तो उसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है रस्टिंग। और अगर वो कोरोजन कोई और मेटल पर हो, आयरन को छोड़कर, तो वो कोरोजन कहलाती है। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो कोरोजन क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई मेटल के सरफेस को ईट कर लिया जाता है। किसके द्वारा? मॉइस्चर के द्वारा, एक्शन ऑफ एयर के द्वारा, समझ लीजिए एयर बोलिए तो ऑक्सीजन हो गया, या कुछ एसिड या केमिकल्स के द्वारा अगर कोई मेटल का सरफेस खराब कर दिया जाता है तो उसको ही कोरोजन कहते हैं। अब इसमें बात करेंगे, अब रेंसिडिटी भी बात करेंगे। रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि बहुत समय तक, कुछ मतलब बुझो तो एक दिन के लिए या 20 घंटे के लिए अगर हम कोई भी खाने को रख देते हैं ऐसे ही खुले में, तो वो फूड ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और उसके बाद उसमें से महक आने लगती है, बदबू आने लगती है और उस खाने का स्वाद भी बदल जाता है। तो ये प्रोसेस हमारी रेंसिडिटी कहलाती है बच्चों। ये आप भी डेफिनेटली जानते होंगे कि, और गर्मी में ये ज़्यादा होता है। गर्मी में खाना जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसीलिए गर्मी में आप देखे होंगे खाना तुरंत खराब हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो फिनोमेनन है, वो हमारा रेंसिडिटी कहलाता है। ये सब ऑक्सीडेशन के ही कारण हो रहा है। यहाँ पर कोरोजन भी ऑक्सीडेशन के कारण ही होता है। और हमारा जो रस्टिंग है, रस्टिंग बोल रहा हूँ, रस्टिंग तो होता ही है कोरोजन, रस्टिंग तो होती है ऑक्सीडेशन के कारण, और उसके साथ साथ रेंसिडिटी भी होती है ऑक्सीडेशन के कारण। बारी बारी से देखते हैं। जैसे कोरोजन में, इस चैप्टर में हमको रस्टिंग के बारे में पढ़ना है। रस्टिंग ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स। आयरन के ऑब्जेक्ट्स पे रस्टिंग कैसे होती है इसके बारे में बात करता हूं। कैसे होती है? देखो भाई, होती क्या है समझाता हूं कि आयरन का कोई एक मेटल है, उसके कांटेक्ट में वाटर यानी मॉइस्चर आएगा और उसके कांटेक्ट में ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, तब जाके ये बनाएगा Fe2O3.XH2O। यहां पर आप क्या देख रहे हो? Fe2O3 प्रोड्यूस हो गया है, Fe2O3 का फॉर्मेशन हुआ है। और यहां पर जो है Fe यहां पर देखिए इसके साथ कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अभी Fe के पास जो है ऑक्सीजन है, यानी ये क्या हो गया है? ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन हो गया है, जिसके वजह से इसमें जंग लग जाती है। और यहां पर जो ये बना है ना, इसका जो नाम है वो मैं बता देता हूं। इसका नाम है हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड इसका नाम है। और इसका कलर तो सभी जानते हैं, क्या होता है? ब्राउन होता है, ब्राउन। और यही तो रस्ट है, यही तो जंग है भाई। इसको बैलेंस कर सकते हो आप। ठीक है, इधर 4 लगा के, इधर 2 लगा के और इधर 2 लगा के, देखो बैलेंस हो गया क्या? ध्यान से देखो, अगर बैलेंस नहीं हुआ है तो आप बैलेंस कर लेना। ठीक है, इधर 2 लगाए तो 3 2 6 इधर। ठीक है, अब ध्यान से देख लो, अगर बैलेंस हुआ है तो कर लेना। ठीक है, इधर 2 2 2 2 2 2, इधर 2। ठीक है, 3 2 6, 3 2 6। ठीक है, बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं हो तो कर लेना, वैसे है, करेक्ट है पूरा। तो यहां पर इस तरह से भाई आयरन के ऑब्जेक्ट पे क्या होती है? जंग लगती है। और इसका प्रोसेस में थोड़ा बता देता हूँ, प्रोसेस क्या होता है इसका, कैसे जंग लगता है।
प्रोसेस क्या है, ऐसे तो लिख के बता दिया था, ऐसे थोड़ी होता है। देखो होता क्या है, जब दो आयरन का एटम होगा, एक आयरन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, एक आयरन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो 2 आयरन का एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 आयरन का एटम है, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो क्या बना भाई, 2Fe2 पॉजिटिव, 2Fe2 पॉजिटिव। अरे भाई कोई अगर Fe 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Fe पॉजिटिव बनेगा, Fe2 पॉजिटिव। तो 2Fe जो है अगर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो क्या बनेगा, 2Fe2 पॉजिटिव बनेगा ना भाई। इतनी सिंपल बातें आपको समझ में आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों को, ठीक है। तो 2Fe2 पॉजिटिव बना। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने में से ये लॉस किया तो कोई तो लेगा इलेक्ट्रॉन, ये लॉस किया कोई तो लेगा। तो यहां पर ये 4 इलेक्ट्रॉन जो Fe का एटम है वो लॉस किया तो लेगा कौन, तो लेगा हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, मॉइस्चर, वो लेगा इलेक्ट्रॉन को, ये 4 इलेक्ट्रॉन को। तो ये हमारा जो मॉइस्चर होता है, हमारा जो ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, वो इस 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर लेगा, ले लेगा, जो ये लॉस किया था। तो क्या बनाएगा, इधर बनाएगा। अब देखो 4 से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कट जाएगा, वो बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर ये बनेगा क्या बने, इधर 4 है तो इधर बनेगा 4OH-, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन गया तेल लेने के लिए, तो क्या बना इधर देखो, 2Fe प्लस H2O प्लस O2, ये हमको क्या दे रहा है, ये दोनों मिलके क्या देगा, या लिख लो पहले, 2Fe2 पॉजिटिव प्लस में 4OH-, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब ये दोनों जानते हो, ये दोनों अगर कंबाइन करेगा ना तो ये बनेगा, यहाँ पर 2 है, 2 मोल है, यहाँ पर 2FeOH का होल ट्वाइस, 2FeOH का होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 मोल यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को। अब पता है ये फर्दर ऑक्सीडाइज करता है, ये FeOH का होल ट्वाइस जो है ये फर्दर ऑक्सीडाइज करता है, ये आगे जाके और इसका ऑक्सीडेशन होता है, ये फर्दर जाके ऑक्सीडाइज करता है और फाइनली आपको देता है बना के Fe2O3.x moles of water, and this is what, this is the rust, and इसका नाम क्या है, वहां तो लिखा था फिर भी लिख देता हूं, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। यह प्रक्रिया से हमारा कोई आयरन के ऑब्जेक्ट्स पे रस्टिंग होती है, इस तरह से बनता है। 2 मोल नहीं बोलना चाहिए, 2 Fe का एटम आएगा, वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Fe2 पॉजिटिव बनेगा। फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो कोई गेन भी करेगा, वाटर और ऑक्सीजन गेन करता है तो बनाता है ये वाटर और देखो ऑक्सीजन और वाटर दोनों मिलके 4OH- बनाएगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 से 4 गया तो 2Fe प्लस H2O प्लस O2 इट गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 4OH-, ठीक है। यहाँ से ये दोनों अगर कंबाइन करेगा तो 2 मोल्स ऑफ FeOH का होल ट्वाइस बनाएगा और उसके बाद फर्दर ये ऑक्सीडाइज करेगा, फिर से ये ऑक्सीडाइज करके बनाएगा Fe2O3.x moles of water and that is what, rust। और इसका कलर ब्राउन होता है, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड इसका नाम है, ठीक है। हाइड्रेटेड 3 यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वैलेंसी होगा आयरन का वो 3 हो जाएगा, इसीलिए 3। चलो भाई बातें समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है प्रॉब्लम, तो इतना नोट कर लो। और अब बातें आ गई कि भाई कोरोजन हो रहा है यानी रस्टिंग हो रहा है, किसी आयरन के ऑब्जेक्ट पे रस्टिंग हो रहा है तो बचेंगे कैसे, तो भाई पेंट कर दो, क्या कर दो, अगर बचना है तो पेंट कर दो, समझ में आ रहा है। अगर कहीं पर कोई भी ऑब्जेक्ट को, आयरन के ऑब्जेक्ट को अगर आपको जंग लगने से बचाना है तो उस पर पेंट चढ़ा दो, बचा जा सकता है। क्योंकि आपको बता दूं, अगर आपको पता होना चाहिए रस्टिंग होने के लिए कंडीशन है, मैं इस मार्कर से लिखता हूं, कंडीशन फॉर रस्टिंग, कंडीशन फॉर रस्टिंग, रस्टिंग के लिए कंडीशन है भाई, रस्टिंग के लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि दोनों चीज आपका रहना चाहिए, मॉइस्चर बोले तो वाटर और उसके बाद एयर बोले तो ऑक्सीजन, ये दोनों चीज प्रेजेंट रहना चाहिए, तभी किसी आयरन के ऑब्जेक्ट पे रस्टिंग होगा, अन्यथा नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल देता हूं, एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, ये चैप्टर 3 में दिया है एग्जाम्पल, लेकिन मैं यहां पे थोप देता हूं आप लोग के सामने।
ये 3 बीकर लिया गया, एक बीकर ये ले लिया मैं, ये दूसरा बीकर ले लिया मैं टनाक टनाक, ये तीसरा बीकर ले लिया मैं टनाक टनाक। समझो इसमें क्या किया, इसमें मैंने आधा वाटर भर दिया हूँ, इसमें क्या आधा मैंने वाटर भर दिया और इसमें मैंने एक कील इस तरह से डाल दिया। दूसरा कंडीशन में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ तक वाटर तो रखा, यहाँ तक वाटर तो रखा, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, ऑयल तेल जो है तेल मैंने यहाँ पर गिरा दिया, जिससे ये ब्लॉक हो गया। यानी मान के चलो यहाँ वाटर है तो यहाँ खाली जगह है तो यहाँ क्या होगा, एयर होगा, एयर बोले तो ऑक्सीजन होगा। यहाँ भी खाली जगह है तो ऊपर क्या होगा, एयर होगा, नीचे वाटर होगा। तीसरा कंडीशन में क्या किया, तीसरा बीकर ऐसे ही खाली छोड़ दिया और यहाँ पर कुछ केमिकल डाल दिया जो कि हमारा कैल्शियम क्लोराइड था, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला। यहाँ पर क्या डाला, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का फंक्शन क्या होता है कि इसके सराउंडिंग्स में जितना मॉइस्चर रहता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है हमारा कैल्शियम क्लोराइड। इसीलिए एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यूज करने का मतलब है कि इस बीकर में जितना सारा मॉइस्चर होगा, जितना वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, उसको ये कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हम एक कील डाल देंगे और इस कंडीशन में हमने कील को पूरा नीचे डाला हुआ है, नीचे पूरा डाल दिया। अब ये कहेगा तीनों केस में कहाँ पर, और यहाँ सिर्फ एयर है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एयर है। यहाँ एयर तो है, सेकंड ये बीकर ए मान लेते हैं, ये बीकर बी है, ये बीकर सी है। तो देखो यहाँ पर भी एयर है, लेकिन ये एयर इसके नीचे नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर में एयर है लेकिन तेल की वजह से वो उसके नीचे नहीं जा पाएगा। आई एम सॉरी। तो बीकर ए से बात करते, क्या बात हो रहा है यहाँ पे। बीकर ए में देखो क्या हो रहा है, बीकर ए में हो क्या रहा है कि यहाँ पर इस कील को, इस आयरन के ऑब्जेक्ट को एयर भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है, दोनों चीज मिल रहा है इसको। सेकंड वाले में देख रहे हैं इस कील को, जो यहाँ पे नीचे दिया गया आयरन नेल, इसमें कील को सिर्फ और सिर्फ वाटर मिल रहा है, मॉइस्चर मिल रहा है, एयर नहीं मिल रहा, क्योंकि तेल का ड्रॉप यहाँ पे ऑयल ड्रॉप डाले हुए, जिसकी वजह से एयर अंदर नहीं जा पा रहा है बच्चों। तो इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आयरन के नेल को क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। तीसरे वाले केस में देखते हैं, तीसरे वाले केस में या आप देख रहे हो, क्योंकि भाई कैल्शियम क्लोराइड डाले तो मॉइस्चर तो पूरा खा गया, ये मॉइस्चर तो ये पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस पूरे बीकर में मॉइस्चर तो है नहीं भाई, है क्या, सिर्फ एयर है यानी ऑक्सीजन है। तो इसमें सिर्फ ऑक्सीजन मिल रहा है, इसमें सिर्फ मॉइस्चर मिल रहा है यानी वाटर मिल रहा है, और इसमें दोनों चीज मिल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए जहां पर रस्टिंग होने के लिए कंडीशन क्या है, दोनों चीज होना चाहिए, मॉइस्चर भी होना चाहिए, एयर भी होना चाहिए। अगर इस दोनों चीज में से कोई एक चीज भी रहा तो रस्टिंग नहीं होगी। तो इसीलिए हम 2-3 दिन बाद देखेंगे, इस तीनों बीकर को ऑब्जर्व करेंगे भाई, जिसमें ना पहले वाला जो बीकर है उसमें जंग लग गया है और ये दोनों बीकर में जंग नहीं लगा है, क्योंकि बीकर ए में एयर भी कील को मिल रहा है, आयरन के नेल को, और वाटर भी मिल रहा है, मॉइस्चर मिल रहा है। दोनों चीज मिलने की वजह से इसमें जंग लग गया, और बाकी बी और सी वाले बीकर में जंग नहीं लगा आयरन के नेल को। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों चीज नहीं मिल रहा था। तो कंडीशन ये है, अगर आयरन के ऑब्जेक्ट पे आपको रस्टिंग करवाना है तो 2 चीज कंडीशन है। पहला है कि मॉइस्चर भी रहना चाहिए और एयर भी रहना चाहिए। इस दोनों चीज में से कोई एक चीज भी गायब हो गया बच्चों तो रस्टिंग नहीं होगी आयरन के ऑब्जेक्ट पे, और यही चीज हम लोग करते हैं, और इसी चीज से हम लोग आयरन के ऑब्जेक्ट को रस्टिंग से बचाते हैं। कैसे, क्या करेंगे, कोई भी आयरन के ऑब्जेक्ट पर अगर पेंट कर देंगे तो पेंट करने से उस आयरन के ऑब्जेक्ट पर एक लेयर चढ़ जाता है पेंट का, तो उस पेंट के अंदर न तो मॉइस्चर जा पाता है और न तो ऑक्सीजन जा पाता है। मान के चलो अगर ऑक्सीजन उसके अंदर चली भी गई तो मॉइस्चर जा ही नहीं पाता है, दोनों चीज जा ही नहीं पाता है, तो जंग लगती ही नहीं है। ये पहला कंडीशन, यानी ये पहला मतलब बचाव करने का तरीका है। दूसरा बचाव करने का तरीका है गैल्वेनाइजेशन करवा दो, यानी आयरन के ऑब्जेक्ट पे जिंक का कोटिंग चढ़ा दो, जिंक का एक लेयर चढ़ा दो। अब जिंक का लेयर चढ़ा दिया जिसके वजह से मॉइस्चर और एयर अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो जंग लगेगा ही नहीं। ठीक है, या उस मेटल का एलॉइंग कर दो, दूसरे मेटल के साथ क्या करो, एलॉय बना दो। ये सारा मैं बात डिस्कस करूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, हमारा जो मेटल्स है नॉन मेटल्स है उसमें हम लोग ये बात करने वाले हैं। ठीक है, या प्लेटिंग कर दो, क्रोमियम प्लेटिंग कर दो, क्रोमियम का उस पर लेयर चढ़ा दो। बहुत सारी टेक्निक है जिससे हम किसी भी मतलब आयरन के ऑब्जेक्ट को रस्टिंग से प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये बात था। आई होप बातें समझ में आ रही होंगी। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब बात रहा रेंसिडिटी का, तो आपको पता है रेंसिडिटी जो होता है, समझो
कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, ये बहुत बार हुआ है कि अगर खाना 15 से 20 घंटे के लिए गर्मी के महीना में आप छोड़ दो ऐसे ही, तो खाना से एक अलग तरह की स्मेल आने लगती है, बदबूदार, और वो खाना का स्वाद भी खट्टा हो जाता है। तो यही प्रक्रिया हमारी रेंसिडिटी कहलाती है। समझ में आया? रेंसिडिटी कहलाती है। और इससे कैसे बचे भाई? ये तो गड़बड़ चीज़ है। मान के चलो किसी के पिताजी मतलब सुबह खाना मतलब खा के गए और फिर वो रात में खाना खाना आएंगे, वही खाना अगर है तो तब तो वो खा नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो ख़राब हो जाएगा। तो कैसे प्रिजर्व करके रखें? तो ये तो तरीका हम लोग को पता होना चाहिए ना, रेंसिडिटी से बचने का उपाय। बहुत तरीका है भाई। पहला तरीका मैं बताता हूँ, आप एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है बताता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट दो है भाई। पहला आप BHA यूज कर सकते हो या दूसरा है BHT। BHA होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्विन। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट है। एंटी मतलब क्या? दुश्मन। ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन, यानी ऐसा सब्सटेंस जो ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज्ड नहीं होने देगा, कोई भी चीज़ का ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, वही होता है एंटीऑक्सीडेंट, यानी ऑक्सीडेशन का दुश्मन। एंटी मतलब क्या? दुश्मन, यानी ऑक्सीडेशन का दुश्मन है ये कोई भी खाना को या कोई भी चीज़ का ऑक्सीडेशन होने से रोकेगा। तो मान के चलो BHA या BHT ये एंटीऑक्सीडेंट है। अगर हम फूड में मिला दें तो वो क्या हो जाएगा? खाना में मिलाने के बाद क्या होगा? खाना को वो रोकेगा, खाना में ऑक्सीजन ऐड ही होने नहीं देगा, खाना का ऑक्सीडेशन ही नहीं होने देगा, और जिसके वजह से ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो खाना खराब नहीं होगा। तो अगर हम फूड में एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं तो हम फूड को ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब ये नहीं कि सालों साल रख सकते भाई, 24 से 30 घंटा 35 घंटा तक रख सकते, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरा है लो टेम्परेचर में। फूड को आप लो टेम्परेचर में रखो। फूड जो है, फूड को लो टेम्परेचर में रखो। लो टेम्परेचर कहाँ होता है? फ्रिज में होता है। फ्रिज में डाल दो फूड को, तो लो टेम्परेचर में ऑक्सीडेशन बहुत स्लो होता है। जो लो टेम्परेचर होगा, कम टेम्परेचर में ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही स्लो होती है, इसलिए खाना को हम ज़्यादा देर तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ये भी एक तरीका है। अगला और तरीका है भाई। और तरीका क्या है भाई? वो फूड को नाइट्रोजन गैस में पैक कर दो। क्या कर दो? नाइट्रोजन गैस में पैक कर दो। नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है, बहुत ही लेस रिएक्टिव गैस है। ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन ही नहीं करती है, और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करेगी तो ये फूड को प्रिजर्व करके रख सकती है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव गैस है, जल्दी रिएक्शन नहीं करती है, जिसकी वजह से अगर कोई भी फूड को प्रिजर्व करना है तो नाइट्रोजन गैस में पैक कर सकते हैं, तो खाना बचा रहेगा ज़्यादा देर तक। ठीक है, तो ये तो हम कर नहीं सकते। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं भाई? ज़्यादातर लोग लो टेम्परेचर में फूड को रखते हैं, यानी फ्रिज में डाल देते हैं, तो खाना ज़्यादा देर तक रहता है टिका हुआ। ठीक है, जैसे चिप्स वगैरह आप देखते हैं, कुरकुरे चिप्स वगैरह का जो पैकेट होता है उसमें हवा जो भरी रहती है वो क्या रहता है भाई? वो रहता है हमारा नाइट्रोजन गैस। सारे बच्चे बोलते होंगे भाई इसमें तो यार इसमें चिप्स वगैरह कुरकुरे वगैरह कम दिया है, इसमें हवा ज़्यादा भर दिया। ठगता है हम लोग को भाई, वो ठग नहीं रहा है। वो अगर हवा नहीं भरेगा ना, उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं भरेगा तो आप खा भी नहीं पाओगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन में ख़राब हो जाएगा वो फूड। इसीलिए चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं, जो कुरकुरे के पैकेट होते हैं, उसमें जो हवा भरा रहता है वो नाइट्रोजन गैस होती है। समझ में आया? हाँ। और भी तरीका है। और तरीका यह है, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो। एयर टाइट कंटेनर, फूड को आप एयर टाइट कंटेनर में रखोगे तो जितना टाइट कंटेनर रहेगा उसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, फूड ज़्यादा देर तक रह सकता है। लाइट से फूड को जितना हो सके लाइट वाले जगह से दूर रखें। ये तरीका से, ये जितना तरीका बताया, ये सारे तरीके से रेंसिडिटी जैसे घातक चीज़ों से बचा जा सकता है, फूड को बचाया जा सकता है। और ज़्यादातर ये ऑयली चीज़ जो होता है ना, जिसमें फैट वगैरह रहता है, उसमें ज़्यादातर ये हमारा देखने को मिलता है। समझ में आया? तो ये था हमारा रेंसिडिटी, और बचने के उपाय भी मैंने बता दिए। आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। ऑक्सीडेशन का देख रहे हो अब एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट है भाई, एक जंग ही लगा देता है और एक खाने को ख़राब कर देता है भाई, क्या बात है। तो आई होप बातें समझ में आ रही होंगी। इसको नोट करिएगा, ठीक है, इसको फटाक से नोट कीजिएगा। फिलहाल में हम कुछ बातें आपसे कर लेते हैं, है ना। शायरी सुनना पसंद करोगे बच्चों?
शायरी सुनोगे? ठीक है, तो शायरी ही सुना देता हूँ। आप जल्दी से इसको नोट कर लो, मैं एक शायरी सुना देता हूँ मस्त। नोट करो भाई, नोट करो, नोट करो। चलो नोट करिए सर, पानी भी नहीं रखा मैं आज। चलो भाई, आई होप बातें समझ में आ गई होंगी, पूरी बातें समझ में आ गई। अगर बातें समझ नहीं आई होंगी तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर ये बातें समझ नहीं आई। और यहाँ तक अगर आप आ गए हो, यहाँ तक अगर आप जुड़े रहे हमसे, तो डेफिनेटली आपको सारा बात समझ आ गया होगा। और बहुत बहुत थैंक यू जो यहाँ तक आपने देखा, ठीक है। और चलो भाई मैं शायरी सुना देता हूँ, बहुत ही मस्त शायरी है। मेरी ज़िंदगी में मेरा कोई खास नहीं, मेरी ज़िंदगी में मेरा कोई खास नहीं, और जो खास है वो मेरे पास नहीं। समझ में आया? ये मस्त शायरी था, ठीक है। और भी सुनना चाहोगे? ठीक है, एक शायरी और मैं सुना देता हूँ बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। ओहो हो सर, क्या बात है, शायरी सुना रहे हो भाई, सुना देता हूँ, आप भी खुश होके जाओगे। एक शायरी और सुनो। बेवफा लोगो कैसी चीज़ हो तुम, बेवफा लोगो कैसी चीज़ हो तुम, कभी होश में न आने वाले मरीज हो तुम, जो बड़ा होकर किसी को छाँव ना दे, जो बड़ा होकर किसी को छाँव ना दे, ऐसे सूखे पेड़ की छोटी बीज हो तुम। तो बच्चों ये शायरी भी आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप शायरी पसंद आया होगा। शायरी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।